dear students, welcome to श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। चलिए बच्चों, तो हम लोग ऊष्मागतिकी के बारे में चर्चा कर रहे थे और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊष्मीय इंजन क्या होता है, यानी हीट इंजन क्या होता है, फ्रिज यानी प्रशीतक क्या होता है, और हीट पंप यानी ऊष्मीय पंप क्या होता है। इन तीनों की वर्किंग हमने देखी और इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट की ऊष्मीय इंजन की दक्षता, फ्रिज का निष्पादन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और हीट पंप का निष्पादन गुणांक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम लोग जो है वो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की ओर चलेंगे। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की ओर चलिए जी। तो पार्ट 8 है ये। अब देखो, ये थ्योरेटिकल जो भी कुछ कह रहा है ये पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कहता है ये नियम। देखिए, प्रथम नियम जो है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है या कोई सीमाएं नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है। यह केवल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यानी अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है तो दुनिया का हर प्रोसेस हो सकता है, हर प्रक्रम हो सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए, जैसा कि आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, किताब रखी हुई है ऐसे, और टेबल को अगर मैं थोड़ा सा गर्म करूं यहां से, तो इस किताब को ऊपर उठ जाना चाहिए। अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम ही केवल और केवल लागू करूं तो आराम से मैं इसको ऊपर उठा सकता हूं। अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण की यहां की ऊष्मीय ऊर्जा इसकी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाए, है ना। यहां से कुछ अणु जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा प्रोवाइड कर दे और ये ऊपर चली जाए, पर ऐसा होता नहीं है। ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से तो हो सकता है, ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है, बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ये बताया था द्वितीय नियम ने। शून्य नियम जो कि प्रथम और द्वितीय के बाद आया था, लेकिन फंडामेंटल था, मूलभूत था, इसलिए उस नियम को क्या कहा, तृतीय तो कह नहीं सकते, पहला दूसरा पहले आ गया, उसको शून्य नियम कह दिया। द्वितीय नियम जो है वो बताता है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है प्रथम नियम पे। प्रथम नियम के अनुसार जो जो प्रक्रम हो रहे हैं, क्या वो सारे हो सकते हैं, क्या हर एक कंडीशन में हो सकता है, या किसी स्पेशल कंडीशन में ही कोई प्रोसेस या प्रक्रम हो सकता है, ये सब हमें कौन बताता है, द्वितीय नियम बताता है। द्वितीय नियम पहले नियम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, कुछ बाउंडेशन लगाता है, उसको कहता है कि भाई तुम कह रहे हो ना कि ऊर्जा संरक्षण, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोसेस हो जाएगा, कि केवल ऊर्जा संरक्षण का नियम ही लगेगा, नहीं, और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से तो ये Q1 हीट है और यहां से इंजन में W कार्य कर सकता है, क्योंकि यहां से Q1 बराबर W हो सकता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो Q1 बराबर W हो सकता है, क्योंकि जितनी हीट दी उसने कार्य कर दी। ऊर्जा संरक्षण तो वैलिड है, वॉयलेट हो नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं होता। हमने देखा कुछ न कुछ हीट रिजेक्ट हो ही जाती है, यानी पूरी की पूरी जो है वो Q1 जो हीट है वो कार्य में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। यही जो है पहला जो था, प्लांक साहब थे, केल्विन और प्लांक, दो वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे
उष्मागतिकी नियम जो है उसके 2 स्टेटमेंट आए थे। नियम जो है वो एक ही है, सेकंड नियम, उसके 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है, पहला कथन जो है वो केल्विन प्लांक का कथन है। उन्होंने ये कहा था कि 100% किसी भी इंजन की दक्षता हो ही नहीं सकती, किसी भी इंजन की दक्षता नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा इंजन दुनिया में नहीं बन सकता जिसकी दक्षता 100% हो, यानी जो हीट आप लो यहां से Q1 वो सीधा का सीधा कार्य में कन्वर्ट कर दो, इधर कोई हीट जाए ही नहीं। चलिए साहब, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी अगर चक्रीय प्रक्रम है तो वो केवल 2 जो है सेटअप के बीच में नहीं हो सकता, उसके लिए कम से कम 3 सेटअप की जरूरत होती है। 2 सेटअप मतलब यहां से हीट दी और यहां कार्य में कन्वर्ट हो गई है, फिर यहां पर इस तरह से चक्रीय हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक और चाहिए होगा जिसमें रिजेक्टेड हीट जाए। समझ गए? तो देखिए अब इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कोई भी ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिमाण किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना है। ऐसा प्रक्रम संभव ही नहीं है कि पूरी की पूरी ऊष्मा ले और उसको कार्य में कन्वर्ट कर दे। कुछ न कुछ ऊष्मा की हानि जरूर होगी। यानी 10 जूल ऊष्मा ली है तो वो 8 जूल, 7 जूल, 5 जूल, 4 जूल, 9 जूल, 9.999 जूल भी हो सकती है, पर 10 जूल पूरी की पूरी कार्य में कन्वर्ट हो, इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये है उष्मागतिकी के द्वितीय नियम में केल्विन प्लांक का कथन। तो एग्जाम में पूछा जाता है केल्विन प्लांक का कथन क्या है। इसी को एक और तरीके से जो है वो लिखा जा सकता है, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका मात्रा परिमाण केवल उसकी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करके पूर्णतः उसे कार्य में रूपांतरित करना हो। या फिर आप इसको लिख सकते हो, इसका और करके एक और वर्ड जो है डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हो, ऐसा ऊष्मीय इंजन पॉसिबल नहीं है या फिर संभव नहीं है जिसकी दक्षता 100%। और यही कारण था, मैंने कहा था ना, आया था 1 - Q2/Q1। तो केल्विन प्लांक ने कहा कि Q2 कभी 0 हो ही नहीं सकती, और 0 नहीं हो सकती मतलब ये ईटा हमेशा 1 से कम होगा, यानी 100% से हमेशा कम होगा। तो इसकी दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब आए थे क्लासियस। तो क्लासियस ने वही कहा कि भाई ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिमाण किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर किसी कार्य किए हुए यहां से Q2 ऊष्मा लो, यहां पर कोई कार्य आप नहीं कर रहे हो, W0 कर रहे हो, और यहां पर डायरेक्टली जो है आप किसको दे रहे हो, इसको दे रहे हो Q1 हीट। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, T2 कम है T1 से, यानी ठंडे से गर्म में ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें कि यहां से हीट ली और यहां दे दी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नेचुरली नहीं हो सकता, प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें मात्रा परिमाण ऊष्मा का, जिसमें मात्र है ये मात्र ऊष्मा का किसी ठंडे पिंड से अपेक्षाकृत गर्म पिंड में स्थानांतरण हो। यानी ऐसा प्रक्रम संभव ही नहीं है कि ठंडे से गर्म में ऊष्मा चली जाए बगैर किसी कार्य के।
अगर भेजना है तो कुछ ना कुछ कार्य करना है। यानी अब इसको कैसे समझ सकते हैं साहब? पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ईटा जो है वो कभी भी नहीं हो सकता 1 के बराबर, या आप कह सकते हो कभी नहीं हो सकता 100% के बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी बराबर नहीं हो सकता अनंत के, ये भी हमने देखा। तो यही देखा, देखो दक्षता कभी भी 1 नहीं हो सकती, और प्रशीतक का निष्पादन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बोलते हैं निष्पादन गुणांक अल्फा, है ना। निष्पादन गुणांक को किससे दर्शाते हैं? अल्फा से दर्शाते हैं, अनंत के बराबर नहीं हो सकता। तो एग्जाम में कैसे भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है कि ऐसा प्रक्रम संभव ही नहीं है कि जिसका परिमाण, जिसमें केवल हीट किसी ठंडे जो है पिंड से ले रहे और अपेक्षाकृत गर्म पिंड में स्थानांतरित कर रहे हो, जबकि कोई कार्य नहीं कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी फ्रिज पॉसिबल नहीं है जिसका अल्फा अनंत हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। ये थे ऊष्मागति के दोनों, ऊष्मागति के सेकंड नियम के दोनों स्टेटमेंट्स या कथन। अब बात करते हैं हम उत्कर्मणीय तथा अनुत्कर्मणीय प्रक्रम के बारे में। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, 10-1 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से हम जो है इसको समझने वाले हैं। उत्कर्मणीय से क्या हो सकता है? अगर ऐसा कोई चक्रीय प्रक्रम बिना किसी परिवर्तन के, अगर सीधा सीधा समझे तो बिना किसी परिवर्तन के प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो वो क्या है? उत्कर्मणीय। इसमें परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा? परिवर्तन होता है। ये तो सिंपल सी बेसिक लैंग्वेज में कोई पूछे तो क्या भाई अनुत्कर्मणीय मतलब भाई कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लो कि कोई प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, वापस आया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें जो आपने हीट यहाँ से दी रही थी वापस वही की वही हीट इसमें जो है वापस आ गई, यहाँ पर कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, कहने का मतलब। बट यहाँ चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा अच्छे से समझना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं उत्कर्मणीय प्रोसेस। पहली बात है उत्कर्मणीय प्रक्रम। उत्कर्मणीय प्रक्रम, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई जो है कंटेनर है जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है और इस पर ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, गैस कुछ दाब लगा रही है, पी गैस का कुछ न कुछ दाब होगा तभी तो पिस्टन यहाँ पर है। और इतना का इतना दाब कौन लगा रहा है? वातावरण लगा रहा है, बाह्य दाब, पी बाह्य। दोनों दाब बराबर है, पिस्टन न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है, वहीं पे पड़ा है, यानी साम्य अवस्था में है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आधा किलो बजरी रखी हुई है, सैंड। आप कहोगे सर हवा में कैसे रखी हुई? चलो एक तगारी में रख देते, ठीक है ना। अब मैं एक बच्चे को कहता हूं कि भाई इस पर एक एक दाना डालना, आधा किलो बजरी है, उसने पहले ही ऐसे डाला 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 और वो बजरी यहाँ पर डाल रहा है। अब मान लो कि उसने एक दाना डाला, क्या कुछ फर्क पड़ा? अभी भी आपको यही लगेगा कि पिस्टन वही है। एक दाना डाला, थोड़ा सा चेंजेस होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बजरी के दाने का भार होगा, कुछ भी हो तो कुछ ना कुछ तो पिस्टन नीचे आया होगा, भले माइक्रो में भी आओ, चलिए पीको में ही नीचे आओ, पर नीचे तो आया है, बट आपको फील नहीं होगा। यानी आपको वही लगेगा कि कभी पिस्टन अभी भी वही है, यानी अभी भी आपको ये लगेगा कि जितना बाहर पे दाब था उतना ही अंदर पे दाब है। ऐसे
फिर उसने दूसरा दाना डाला, तीसरा दाना डाला, काफी देर तक उसने दाना डालता गया। कम से कम भाई उसको बहुत टाइम लग गया, ये मान लो, है ना। एक एक दाना डालते डालते तो भाई साहब कितना टाइम लग जाएगा, अनंत टाइम मान लो, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया उसने। और फिर उसने फाइनली देखा कि ये जब पूरी बजरी यहाँ पे आ जाएगी तो धीरे धीरे सरक भी गया है, लेकिन फील बिल्कुल अभी भी नहीं। फील क्या हुआ, जब लास्ट में जब देखा तब लगा कि यार अब ये यहाँ आ गया, अब सारी बजरी यहाँ आ गई। यहाँ आके पिस्टन रुक गया है, मतलब यहां पर जो पी गैस है और यहां पर पी गैस और यहां पर पी बाह्य, यहां पर भी बराबर है। भाई जितनी गैस यहां पर है, मतलब जितना प्रेशर यहां लगा हुआ पिस्टन पे अभी भी उतना है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में रखा हुआ है। यानी जो भी आपने दाना डाला आपको यही लगा कि पिस्टन रुका हुआ ही है, आपको कभी भी पिस्टन चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि एक पिस्टन डाला ऐसे नीचे सरका, नहीं, वो थोड़ा सा बहुत माइनर ही सरका, इतना स्लो हुआ है कि आपको लगा कि हर जगह पिस्टन रुका हुआ ही था। ठीक है, क्यों रुका हुआ था? तो अगर मैं यहां पर कहूं कि P बाह्य माइनस P गैस, अगर मैं इसको लिखूं dP, तो dP क्या है? एक दाने के अंतर के बराबर था शुरुआत में, फिर 2 दाने के 3 दाने। कहने का मतलब dP जो है वो बहुत छोटा है, टेंस टू 0 है, क्योंकि साम्य अवस्था कब आ सकती है? जब P बाह्य और P गैस दोनों बराबर हो, यानी ये हमेशा बहुत कम होता है। यानी आप कह सकते हो पहली कंडीशन उत्क्रमणीय में क्या होती है कि बाह्य ताप के साथ ये क्या है? हमेशा साम्य अवस्था में है, बाह्य दाब के साथ हमेशा साम्य अवस्था में है, और प्रोसेस बहुत धीरे हो रहा है, तो तापमान में भी कोई चेंजेज नहीं आ रहा है खास। तो P बाह्य बराबर P गैस, ये वाला dP 0 है। इसका मतलब कि है निकाय हर समय साम्य अवस्था में रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। या फिर निकाय हर समय की जगह एक और वर्ड लिख सकते हो, पूरे प्रक्रम के दौरान, ये ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है, पूरे प्रक्रम के दौरान साम्य अवस्था में रहता है। हर समय का मतलब क्या है? पूरे प्रक्रम के दौरान साम्य अवस्था में रहता है। ये जो है इसका पॉइंट। दूसरा, अब एक एक दाना डालोगे तो क्या अनंत पदों में प्रक्रम जो है वो समाप्त होता है। कंप्लीट जो होता है प्रोसेस वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, क्योंकि एक एक दाना डालते तो अनंत टाइम में, यानी ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, अनंत समय लगता है, अनंत समय लगता है किसमें? प्रक्रम को पूरा होने, प्रक्रम को पूरा होने। तो ये है किसके लिए? उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए। अब आप एक एक दाना ऐसे उठाओ, आप देखोगे पिस्टन धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, वहीं आके रुक गया। ये एक आइडियल कंडीशन हमने मानी है, दुनिया में ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। आइडियल जो है उत्क्रमणीय प्रोसेस की पूरा का पूरा 100% रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय, ये सिर्फ एक अवधारणा है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, ये बात होगी उत्क्रमणीय की, ठीक है। तो उत्क्रमणीय को इस तरह से समझा जाता है। अब बात करें अनुत्क्रमणीय के लिए, तो मान लीजिए कि यही पिस्टन है, मतलब बर्तन है आपके पास, और इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, इसमें गैस भरी हुई है, दाब लगा रहा है P गैस, बाहर से लग रहा है P बाह्य, अभी ये रुका हुआ लग रहा है अपने को, मतलब अभी ये साम्य अवस्था में है, ठीक है। अब इस पर कोई पत्थर डाल दे आधा किलो का, ठप, तो क्या होगा?
इमेजिन कीजिए खुद, अगर कोई पत्थर डाल दे नादान बालक तो क्या होगा? ये फटाक से ऐसे नीचे आ जाए, एकदम स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस जितने भी अचानक जो है तीव्र जो प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे अणु उत्क्रमणीय होते हैं। अब जो है पी गैस जो है वो लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की लगेगा पी बाह्य, और एक ये पत्थर आके इसके ऊपर यहाँ गिर गया। या तो शुरुआत में दिखा या फिर जब ये लास्ट में जाके रुका तब रुका हुआ दिखा, बाकी में तो अपने को चलता हुआ ही लगा। यानी ये जो निकाय है वो प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था पर ही साम्यावस्था में है, बाकी जगह साम्यावस्था में नहीं है। यानी बाकी जगह एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा है और गैस का कम है, इसलिए ये उसको नीचे धकेल रहा है। यानी पहला कंडीशन कि पी बाह्य माइनस पी गैस, ये डीपी जो है वो डीपी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो पहला है। दूसरा पॉइंट, निकाय केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में ही साम्यावस्था में होता है। ठीक है, अंतिम में ही साम्यावस्था में होता है। तीसरा, अनंत समय में प्रक्रम, सॉरी अनंत नहीं, सीमित समय में, अनंत उसमें था, ये तो फटाक से नीचे आ जाएगा ना। सीमित समय में प्रक्रम समाप्त होता है और सीमित पदों में प्रक्रम समाप्त होता है। सीमित समय में प्रक्रम समाप्त होता है तथा सीमित पदों में प्रक्रम समाप्त होता है। तो ये हमने देखा उत्क्रमणीय प्रोसेस क्या होता है और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस क्या होता है। कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है यदि उसे इस प्रकार उत्क्रमित किया जाए कि निकाय और परिवेश दोनों अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वापस पहुंच जाए और परिवेश में कहीं कोई परिवर्तन न हो। प्रकृति में लगभग प्रक्रम अनु उत्क्रमणीय होते हैं। दुनिया में जितने प्रक्रम है, मैंने पहले बताया था, अनु उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय कोई नहीं होता है। आदर्शीकृत उत्क्रमणीय प्रोसेस स्थैतिक कल्प, कल ही बताया था मैंने, हर समय साम्यावस्था में रहता है, प्रक्रम होता है जिसमें कोई क्षयकारी घटक जैसे घर्षण, श्यानता आदि विद्यमान नहीं रहते। फ्रिक्शन के कारण, विस्कोसिटी यानी घर्षण के कारण कोई हानि अगर नहीं होती हो, ऐसा आइडियल प्रोसेस जो है वही उत्क्रमणीय होता है, जो कि जिसको पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है नेचुरली। तो नेचुरल लाइफ में ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता जिसमें हम जो है उत्क्रमणीय उसको बना सके। चलिए साहब, तो यहां पर ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में हमने चर्चा की। अब एक वैज्ञानिक आए थे कार्नोट, और उन्होंने अपना एक इंजन बनाया था, कार्नोट इंजन या कार्नो इंजन भी लिखा जाता है कई बार। ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थी, क्योंकि उससे ज्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती किसी की।
उससे ज्यादा दक्षता हो ही नहीं सकती। अधिकतम दक्षता का एक इंजन बनाया। उसमें उन्होंने जो प्रोसेस यूज किया था, प्रक्रम यूज किया था, वो था उत्क्रमणीय चक्रीय उत्क्रमणीय प्रोसेस था, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस था। चक्रीय उत्क्रमणीय प्रक्रम का उपयोग किया था उन्होंने। इस प्रोसेस के जरिए उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसकी दक्षता 100% थी, यानी 100% तो नहीं कह सकते, 99.99 कुछ आई थी। वो थ्योरेटिकल था, ऐसा कोई दुनिया में ऐसे नहीं कि उन्होंने बना दिया, वो सिर्फ कागजों में बनाया, थ्योरेटिकली किताबों में बनाया कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। एक अवधारणा है एक तरह से, तो कोई प्रैक्टिकली बना हुआ नहीं है, काल्पनिक इंजन था। ठीक है, तो उन्होंने एक चक्रीय प्रोसेस किया था कार्नोट साइकिल की हेल्प से। यहां पर ये था समतापीय, फिर यहाँ पर रुद्धोष्म, फिर समतापीय, फिर रुद्धोष्म, एक चक्र बनाया था और उसकी हेल्प से उन्होंने जो है कार्नोट इंजन की अवधारणा को बताया। तो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कार्नोट साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो कार्नोट चक्र या कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट नामक एक वैज्ञानिक ने एक ऐसे साइकिल की अवधारणा दी, एक ऐसे चक्रीय प्रक्रम की अवधारणा दी जिसमें जो है अगर उस प्रक्रम से किसी इंजन को डिजाइन किया जाए तो उसकी दक्षता जो है वो मैक्सिमम आती है, यानी अधिकतम आती है। तो किस तरह के उन्होंने यूज किया था, तो पहला, यह एक उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम। इस साइकिल को देखते हैं कि कार्नोट साइकिल ने किस तरह से वर्क किया था, और उसी साइकिल पे बेस्ड वो इंजन है। यहां पर उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सबसे पहले आप समतापीय प्रसार करो, उसका समतापीय प्रसार, प्रसार का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाओ, फिर उसका अलग अलग कलर से बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसका रुद्धोष्म प्रसार करो, तो समतापीय से रुद्धोष्म की ढाल ज्यादा होती है, तो उसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे। क्या करो, रुद्धोष्म प्रसार करो। और उसको A से B तक लाओ, फिर B से C तक रुद्धोष्म लेके आओ, इस तरह से। फिर उन्होंने, ये सारा क्या है, हाइपोथेटिकल, अभी भी कह रहा हूं हाइपोथेटिकल है। समतापीय संकुचन, समतापीय संकुचन या आइसोथर्मल कंप्रेशन जिसको बोलते हैं, संकुचन करो, यानी उसको संपीड़न जिसको कहा जा सकता है ना, ये ज्यादा सही वर्ड लगेगा, संपीड़न। संपीड़न यानी उसको संपीड़ित किया, दबाया, वॉल्यूम को कम करो। ये ग्राफ किसके बीच में है, पीवी ग्राफ है, ध्यान रखना, लिखना मत। उसके बाद जो है इसका रुद्धोष्म संपीड़न करो। रुद्धोष्म संपीड़न करो, यानी ए से रवाना करो, ए बी सी डी और वापस ए। तो ये जो प्रक्रम है ए बी सी डी ए, अगर इस तरह से किसी प्रक्रम को चलाया जाए
और यहां पर उन्होंने कार्यकारी पदार्थ के रूप में जो है आदर्श गैस लिया था, ठीक है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में। आगे जो मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो पूरा बताऊंगा। तो इस तरह से आप किसी प्रोसेस को चलाओगे तो अब वो 100% उत्क्रमणीय होता तो फिर तो बात ही क्या थी, 100% तो नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो है सबसे आइडियल कंडीशन जितनी हो सकती है वो यही थी, इससे बड़ी हो नहीं सकता। मतलब ये इसके आगे तो फिर दीवार है, ये अंतिम सत्य था कि भाई इतनी दक्षता हो सकती है जो मैक्सिमम हो सकती है। और इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ का वर्क डन क्या आएगा, इस ग्राफ का एरिया आएगा ये वाला। तो ये मैक्सिमम वर्क डन आया था, मैक्सिमम वर्क डन आएगा यानी मैक्सिमम कार्य होगा तभी तो दक्षता मैक्सिमम होगी। तो ये कार्नोट जो है वो साइकिल था। तो कार्नो नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे चक्रीय प्रक्रम को ग्राफिकली बताया, जो उसका ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, कि किस तरह से किसी प्रोसेस को करवाया जाए तो मैक्सिमम वर्क डन हमें मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, यानी उसकी दक्षता या एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो सकती है। और इसी को बेस मानकर, इसी चक्र को बेस मानकर उन्होंने एक कार्नोट इंजन बनाया और उस इंजन में वर्क डन और एफिशिएंसी को निकाला। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कार्नोट साइकिल जो है उसको यूज करके कार्नोट इंजन बनाएंगे और उसकी दक्षता निकालेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और जो चीज़ आपको बताई गई है उसको अच्छे से पढ़ें और इस ग्राफ को माइंड में रखें और ये चारों वर्ड माइंड में रखें। एक और चीज़ आपको अगले लेक्चर के लिए काम आएगी, वो आएगा वर्क डन। तो यहाँ पर 2 मिनट का समय है तो मैं बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। कार्य आपको याद रखना है, कार्य समतापीय प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए वो डेरिवेशन वगैरह के फॉर्मूले भी आपको थोड़े पता होने चाहिए। समतापीय प्रक्रम के लिए कार्य कितना होता है, म्यू आर टी या एन आर टी लॉग ई V2 अपॉन V1, या फिर इसको अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकता हूं V फाइनल अपॉन V इनिशियल, अंतिम बट्टे प्रारंभिक। ये होता है समतापीय के लिए, आइसोथर्मल के लिए। और एक आएगा रुद्धोष्म के लिए कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कार्य। तो वो वाले जिस लेक्चर में करवाए हैं उसको जरूर देख लेना आप लोग। रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य जो होगा वो होगा W एडियाबैटिक जो होगा वो कितना होता है, -NCV/dt होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो NR गामा -1 T इनिशियल -T फाइनल, है ना, R अपन गामा -1 CV हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी यूज करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें। तो थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।